हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से आधुनिक भारतीय इतिहास। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को या किसी और बुक को पहले कंप्लीट करा दूं, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए। पहले मैं वो वाली बुक कंप्लीट करा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग हम 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला क्या बोल रहा है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों की संपूर्ण अवज्ञा करना। 1929 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा था, जिसमें 11 सूत्री मांगे थी, जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा वायसराय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा गया, जिसमें 11 सूत्री मांगे थी। इनको नहीं मानने पर चुनौती दी गई थी कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले। यह कथन किसका है? तो यह डांडी मार्च में कहा गया था, इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी द्वारा। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले, गांधी जी ने कहा था डांडी मार्च में इरविन के प्रत्युत्तर पर। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने सदस्यों समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी? तो 78 लोगों के साथ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने समर्थक 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया है 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा था और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत रखा था? 12 मार्च 1930 को कहा था। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम छोड़ दिया गया था और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत रखा गया था 12 मार्च 1930 में। यदि फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत ज्यादा माउथ कल्चर हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था दांडी से। दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हो गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब वहां से प्रारंभ की थी? तो साबरमती अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था अपने 78 या 78 लोगों के साथ। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया था 1930 में, नमक कानून को तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। दांडी कहाँ पर स्थित है? तो यह नौसारी गुजरात में स्थित है दांडी। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या गांधी जी के दांडी कूच में सबसे ज्यादा थी? तो सबसे ज्यादा गुजरात की थी 31, उसके बाद महाराष्ट्र की 13 और उत्तर प्रदेश की थी 8। तो सत्याग्रहियों में सबसे ज्यादा दांडी मार्च में सदस्य थे गुजरात से 31, 13 थे महाराष्ट्र से और 8 से उत्तर प्रदेश से। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इसमें 241 मील की दूरी चली गई थी। कितनी? 241 मील की दूरी महात्मा गांधी जी ने तय की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ किया था? तो इन्होंने कहा था अंत तक लड़ो। जो दांडी मार्च है उसको प्रारंभ किया गया था अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना था, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना था, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना था, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, कर अदायगी पर रोक थी, ब्रिटिश सरकार के आदर्शों की पूर्ण अवज्ञा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम था नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं,
शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और कर अदायगी पर रोक और ब्रिटिश सरकार के आदर्शों की संपूर्ण अवज्ञा थी। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में, क्योंकि नमक घर की चीज है ना, तो घर में महिलाएं ज्यादा होती हैं, तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी नमक सत्याग्रह में। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के नमक सत्याग्रह में जुड़ी थीं। दांडी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस स्थान पर था? तो दांडी जो है वह नौसारी गुजरात में स्थित था। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि शक्ति के विरुद्ध में अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा था 5 अप्रैल 1930 को। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन की तिथि किसको हुआ था? तो 6 अप्रैल को हुआ था। 5 की रात को पहुंच गए थे, लेकिन सुबह 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था 1930 में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान ग्रहण किया था? उनका नाम है अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशाप को गांधी जी ने किस रूप से उल्लेखित किया है? तो जो नमक सत्याग्रह है उसका एकाधिपत्य था, उस पर गांधी जी ने उसका अभिशाप बताया है। क्यों? क्योंकि यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुआयत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश है। इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय। भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक की वसूल कर ऐसा कभी नहीं सुना गया है। तो 1000 से भी अधिक प्रतिशत की वसूली करना मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा व्यय था। गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की अल्वा से पेरिस की यात्रा किए जाने के अभियान के समान बताई है। तो ये बताया है सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर अभियान के समान यात्रा बताई है सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उनका नाम है बेब मिलर। तो गांधी जी ने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, बेब मिलर को ठहराया था। किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर विवरण दिया है? तो उनका नाम है बेब मिलर ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के समय साथ रहे थे बेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? धरसना में। सरोजिनी नायडू के द्वारा नमक डिपो पर धावा बोला गया था, कुछ अपने सत्याग्रहियों के साथ धरसना में धावा बोला गया था। धरसना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाताओं ने बृहद विवरण प्रदान किया है? तो ये है बेब मिलर। धरसना नामक धरने का यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद विवरण दिया है बेब मिलर के द्वारा। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा? तो ये बेब मिलर के द्वारा कहा गया था कि धरसना में जैसा भयानक दृश्य हुआ था वो मैंने कभी नहीं देखा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? तो ये थे यदवरा जेल में। गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है। फिर सरोजिनी नायडू अपने सत्याग्रहियों के साथ चली गई कहाँ? धावा बोलने नमक गोदाम में। तब गांधी जी कहाँ पे थे? यदवरा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी तक विनोबा भावे बचे थे, उनको पहली बार गिरफ्तारी हुई है कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी। तो नमक कानून तोड़ने पर सजा मिली है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को। किसने अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने।
1930 में अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया सी राजगोपालाचारी ने। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? हरिहर दास के नेतृत्व में। तो उड़ीसा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया है हरिहर दास के द्वारा। उत्तराखंड में दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया है? ज्योतिराम कांडपाल और खड़ग बहादुर सिंह ने। उत्तराखंड में दांडी मार्च प्रारंभ किया है ज्योतिराम कांडपाल और खड़गपाल ने। तो भैया उत्तराखंड जा रहे हो आप नमक लेने बोले, तो वहां पे ज्योति को लेके जाओ और बोला तो वहां पे खड़ग से बहादुरी दिखाओ और नमक खोदो। तो ज्योतिराम कांडपाल और खड़ग बहादुर सिंह के द्वारा उत्तराखंड में किया गया है। और हरिहर भगवान कहाँ है? जगन्नाथ में है। तो उड़ीसा से नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया है हरिहर दास ने। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किया है सी राजगोपालाचारी ने। तो भैया राजगोपालाचारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कौन संबंधित है? तो तंजौर से भी सी राजगोपालाचारी हैं और तमिलनाडु से भी हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हैं धरसना वाले ढाबे से, और अब्बास अली जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो ये इन्होंने पूरा नेतृत्व संभाला था अब्बास तैयब जी ने। मालाबार के कालीकट से पोयानूर तक के नमक यात्रा किसने निकाली है? तो उनका नाम है के कलप्पन। तो कल जाएंगे कालीकट से पोयानूर तक। तो मालाबार के कालीकट से पोयानूर तक गए हैं के कलप्पन, नमक यात्रा निकाली थी इनने। इस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह का मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न जिलों में सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में शिविर बनाए गए थे। उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम था गोपाल बंधु चौधरी। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था हरिहर दास ने, और जो नमक सत्याग्रह है गांधीवादी नेता है इनका नाम है गोपाल बंधु चौधरी। बादशाह खान एवं सीमंत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह खान और सीमंत गांधी का नाम से पुकारा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार था। 1929 में बनी थी। सीमांत गांधी ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। 1929 में ये बनी थी। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल बनाया गया था। क्यों? अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती या रेड शर्ट। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान। फक्र ए अफगान की उपाधि मिली थी खान अब्दुल गफ्फार खान को। फक्र ए अफगान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान को दी गई थी। खुदाई खिदमतगार को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो इनको लाल कुर्ती वाले कहते थे। खुदाई खिदमतगार के जो लोग थे उनको आम जनता लाल कुर्ती वाले बुलाती थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था? इन्होंने पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीयवाद एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का आह्वान था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। गढ़वाल रेजिमेंट और उनके सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीरचंद्र गढ़वाली। गढ़वाली थी, गढ़वाल रेजिडेंट से होंगे। पेशावर का छोटा सा पेशा था, छोटा चंद मिनटों का चंदा, छोटे से चंदा जुगा के ने पेशा किया था, तब भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे।
1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर से हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, मतलब मणि से निकली बहुत सारी तरंगें। तो जिया तरंग आंदोलन हुआ है मणिपुर से और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। रानी गौडिनेलु उत्तर पूर्व की एक स्वतंत्रता सेनानी थी। यह किस राज्य से संबंधित थी? मणिपुर से थी। तो रानी गौडिनेलु के पास एक मणि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता सेनानी है ये। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो रानी गौडिनेलु ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध में विद्रोह किया और इन जो रानी गौडिनेलु है इनको आजीवन कारावास दिया गया था। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था। जो बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स है इसके विरुद्ध में विद्रोह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है? तो उनका संबंध है पटना से। पी से प्रभावती, पी से पटना। प्रभावती देवी का संबंध है पटना से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो यह रचनात्मक कार्यों को दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यों को। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? 1934 में। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1934 में। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दिया गया था। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया गया था। गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदवा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? 26 जनवरी 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदवा जेल में बंद गांधी जी को रिहा किया गया था 26 जनवरी 1931 को गांधी इरविन समझौते के लिए। किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो ये किया था हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा। तो मतलब इसकी लिखी हुई हर बात गांधी जी और इरविन को माननी पड़ेगी, तो हर बात मानो, ईमानदारी से मानो। तो गांधी इरविन समझौते का प्रारूप संबंधित या इसको प्रारूप तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौते कहाँ संपन्न हुए थे? दिल्ली में संपन्न किया गया था समझौता। कहाँ पे संपन्न हुआ है ये? दिल्ली में। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार एवं बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस रखा जाएगा, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई की जाएगी जिन पर हिंसा अभियोग नहीं है। गांधी इरविन समझौता मुख्यतः था यह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौते का मुख्यतः प्रारंभ किया गया था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौते के लिए आंदोलन को रोकने का प्रावधान था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता क्यों प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। गांधी इरविन समझौते ने किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के द्वारा। गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है तेज बहादुर सप्रू ने और M.R. जयकर ने। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा है? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा गया है। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सत्वाना पुरस्कार कहा है? तो ये कहा है एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सत्वाना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया है? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता की है वल्लभ भाई पटेल ने। किसने गांधी इरविन समझौते प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1930 में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
गांधी इरविन समझौते को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया, जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने इस मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था। 1930-31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? किनके मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मतलब जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है और आर्थिक कार्यक्रम है, उनका संकल्प प्रारूप बनाया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फिर अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और समानता की पराकाष्ठा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस की। महात्मा गांधी की लोकप्रियता और समानता की पराकाष्ठा माना जाता है कराची अधिवेशन को। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि या डेलीगेट्स ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो ये है परशुराम दास ठाकुर। इनके द्वारा गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया गया था। गोलमेज सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? और 1930 को बुलाया गया था। लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1930 में बुलाया था। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? रैमजी मैकडॉनल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। भारतीय नेताओं ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो उनका नाम है मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल के द्वारा। तो पूरी पाल पहन के गए थे कि हमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करना है, तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही बताइए। यह 1930 में आयोजित किया था। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ ही इसलिए था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जाएगी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस पानी के जहाज में गए थे? तो उसका नाम था SS राजपूताना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मुंबई से लंदन गए थे SS राजपूताना जहाज से। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वहां कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे तो वहां पर किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किन भारतीयों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, महादेव देसाई ने और प्यारे लाल नैयर के द्वारा। गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में उनके साथ गए थे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई और प्यारेलाल नायर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था और मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद नहीं गए थे। बर्किंघम पैलेस में 1921 में गांधी जी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही कथन बताइए। 13 नवंबर 1921 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई थी। बर्किंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी जी का परिचय सम्राट से कराया था।
सम्राट ने उनसे पूछा था, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र को भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया था? तो गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। तो वही लोग सोच रहे हैं ये कहाँ गए हैं। बर्किंघम पैलेस गए थे गांधी जी सम्राट से मिलने, जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए। 19 मार्च 1921 को पहुंचे। इनका परिचय करवाया था सर सैमुअल होरे ने। उन्होंने उनसे कहा कि गांधी जी, मेरा पुत्र वहां पे भारत आया था तो आपने बहिष्कार क्यों किया? तो गांधी जी ने कहा कि भैया, हमने इसलिए नहीं बहिष्कार किया था कि वो आपका पुत्र है, बल्कि हमने इसलिए बहिष्कार किया था क्योंकि वह ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट आए थे? लंदन से लौटा था, कुछ नहीं मिला था इनको। किसने कहा था, गांधी जी क्षणिक भूत की तरह भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्थिर नहीं। तो ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था 14 अगस्त 1931 को मुंबई में। गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, स्थिर नहीं। तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 14 अगस्त 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के संबंध में असफल रहा था गोलमेज सम्मेलन। दूसरा वाला असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो 30 जनवरी 1932 को पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया तो ये गए नहीं थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाने के लिए इनको पहले अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन से खत्म करवाया। गांधी में समझौता हुआ, फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा तो उन्होंने कहा हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो बस 3 जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1932 में हुआ है। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को हुआ। उर्दू कवि जो कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधित्व किया था, तो ये है मोहम्मद इकबाल। तो ये उर्दू कवि हैं जिन्होंने दूसरे और तीसरे सम्मेलन में भाग लिया था, मोहम्मद इकबाल। उस भारतीय का नाम क्या है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहले और तीसरे में नहीं लिया था बल्कि सिर्फ दूसरे में गई थी। 1930 से 32 की अवधि में गांधी और ब्रिटेन के नेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रूप का उल्लेख किया गया है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी। गोलमेज और पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो गोलमेज और पूना पैक्ट के संबंध में सत्य है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल रखा था। तो ये सही है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी मतलब अंबेडकर जी ने क्या किया था, दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल रखने की बात कही थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। तो पूना पैक्ट आया, इसमें जो दलित वर्ग थे उनके लिए स्थानीय निकायों में और सिविल सेवा में कुछ प्रतिनिधि विशेष उपबंध किए गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहले में भी नहीं लिया था, दूसरे में बस लिया था। नेक्स्ट आता है सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट दोनों कहे जाते हैं। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत के जनक माने जाते हैं रैमजे मैकडॉनल्ड। सांप्रदायिक पंचायत के जनक माने जाते हैं रैमजे मैकडॉनल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किससे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? दलित वर्गों को दिया गया था। कम्युनल अवार्ड के समय अलग से निर्वाचन दिया गया था दलितों के लिए। अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। 1932 में अगस्त में रैमजे मैकडॉनल्ड को सांप्रदायिक पंचायत के दौरान पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया है अछूतों के लिए। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र या सीटें आवंटित नहीं की थी, तो बुद्धों के लिए सीटें आवंटित नहीं की गई थी। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत में
पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीमित सीटें आवंटित नहीं की गई थी बुद्धों के लिए। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में सही बताइए, तो सांप्रदायिक पंचाट है, इसमें सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई थी, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों में होगा। तो सांप्रदायिक पंचाट अगस्त 1932 में आया था। इसे सांप्रदायिक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक समूह के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें आरक्षित करके रखी गई थी, जिसके लिए सदस्यों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सबसे ज्यादा आवश्यक है दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। यदि दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति देते वो अपना उत्थान खुद कर लेंगे। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी सेवा राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये कहा है डॉक्टर बी एस मुंजे के द्वारा। भीमराव अंबेडकर पर आक्रमण करते हुए इन्होंने कहा था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाती हैं, बी एस मुंजे ने कहा था। महात्मा गांधी ने पहले आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में, है ना, 20 सितंबर 1932 को किया था। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन सबसे पहले प्रारंभ किया है कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 को। 1932 में सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। उस समुदाय का नाम क्या है जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था? तो उनका नाम है परिगणित जाति या दलित जातियां। 1932 में सामुदायिक अधिनिर्णय से स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। अपरिगणित जाति या दलित जातियां। परिगणित। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतः क्यों किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के लिए, रैमजे मैकडोनाल्ड की जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा थी उसके लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था। यह कब हुआ था? तो पूना समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 में। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, पूना समझौता, यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौते को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात पूना समझौते को संपादित किया गया था। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट में अंबेडकर जी के साथ दूसरे हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय ने। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर के, मदन मोहन मालवीय के और सी राजगोपालाचारी के। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किए गए थे भीमराव अंबेडकर के द्वारा, मदन मोहन मालवीय ने और सी राजगोपालाचारी ने। किसने ऐतिहासिक 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। पूना समझौते पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। 1932 में पूना समझौते के लिए किसका सीधा संबंध है? तो भारतीय दलित वर्गों का। 1932 में पूना समझौते के संबंध है भारतीय दलित वर्ग। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधि देना। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 से 147। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए सीटें दी गई थी 71 से 147। ब्रिटिश सरकार एवं भारत में गांधी जी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि कालांतर में हरिजन सेवा संघ बनी, इसका गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932 को किया था। ऑल इंडिया
अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जानी गई, यह 30 सितंबर 1932 को गठित किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन संघ के संस्थापक थे अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके पहले अध्यक्ष थे डी बिरला अर्थात घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा प्रारंभ की वर्धा से। हरिजन वर्ग को हरिजन नाम दिया गया है, दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया गया है गांधी जी ने। कौन सा समाचार पत्र है जो कि 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हुआ गया था? नवजीवन। पहले नया जीवन से निकला, फिर उसका नाम 1932 बदल गया था, हरिजन बंधु हो गया था। नेक्स्ट आते हैं पूना पैक्ट। गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरुद्ध में आमरण अनशन में बैठ गए थे, तो ये सही है। गांधी और अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक संधि हुई थी, पूना पैक्ट 1932 में। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया था। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्गों की जो अलग निर्वाचन की औपचारिक समस्या थी, संरचना थी, उसको समाप्त किया था। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों पर 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। जो केंद्रीय विधानमंडल है, इसमें 18% सीटें दलितों के लिए की जाएंगी। मदन मोहन मालवीय, एम.सी. राजा ने किसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मदन मोहन मालवीय और एम.सी. राजा के द्वारा पूना पैक्ट में सफलता प्राप्त की थी। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। संगठन, संस्थापक और उनसे संबंधित वर्ष। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एम.सी. राजा के द्वारा स्टार्ट किया गया 1926 को। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एम.सी. राजा ने प्रारंभ किया 1926 को। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने बनाया है 1932 को। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी का है 1932 में हुआ था स्टार्ट। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग जगजीवन राम की है 1935 में स्थापित की गई थी। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम का है 1935 में स्टार्ट हुई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बी.आर. अम्बेडकर का है 1942 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बी.आर. अम्बेडकर का जी का है 1942 में। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां। प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। पहले आते हैं दांडी मार्च, यह 12 मार्च 1930 से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931। कराची का कांग्रेस अधिवेशन ये 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को हुआ। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को हम देखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो पूरा स्पेशल सोलर प्लांट लगा दिया प्रकाश से। जयप्रकाश नारायण का संबंध है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता का नाम क्या है? आचार्य नरेंद्र देव। भारत में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दल के नेता का नाम है आचार्य नरेंद्र देव। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था?
फूलन प्रसाद बर्मन के द्वारा किया गया था। इनको जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो 1913 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी फूलन प्रसाद बर्मा ने, जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहली अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। समाजवादी के रहे हैं जवाहरलाल नेहरू युवाओं वाले। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 27 दिसंबर 1928 को। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक कलकत्ता 27 दिसंबर 1928 को हुई थी। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थन कौन थे जो कि 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने और आचार्य नरेंद्र देव ने। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया है 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में मई 1934 में। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। पटना में आयोजित 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी की संयोजक रहे हैं जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही बताइए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही है, इसने ब्रिटिश उत्पादों करों का बहिष्कार करने का समर्थन किया था। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसने अल्पसंख्यकों, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। सोशलिस्ट पार्टी के शर्त क्या है? तो इन्होंने उत्पाद और करों के बहिष्कार का समर्थन किया था ब्रिटिश उत्पादों के। समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। अल्पसंख्यक और जो दलित वर्ग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करते थे। बॉम्बे मैनिफेस्टो के बारे में सही बताइए। तो जो बॉम्बे मैनिफेस्टो है यह मई 1936 में मुंबई के 21 उद्योगपतियों ने मुंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। 1936 में हस्ताक्षरित मुंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसके समस्त भारत के बृहद व्यापारी समुदाय का सहयोग मिल गया था। तो मुंबई मैनिफेस्टो क्या है? मई 1936 में 21 उद्योगपतियों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1936 में जो मुंबई मैनिफेस्टो है यह प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी थे और इन्होंने समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग किया था। ये सहयोग मिला था इनको। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ में। भारत और विश्व की समस्याओं के हल का एकमात्र कुंजी है समाजवाद में निहित है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा जाता है। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? तो यह आर्थिक असमानता में विश्वास नहीं रखते थे। मैं एक समाजवादी हूँ, एक गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का कि मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्टमुह आंदोलन चलाया? तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्टमुह आंदोलन चलाया है आंध्र प्रदेश में। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 को। जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 को। फिर आते हैं प्रांतीय चुनाव 1937।
प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिवेशन के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिवेशन के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे? फरवरी 1937 को। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव संपन्न हुए थे फरवरी 1937 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। तो कांग्रेस के द्वारा 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया गया था। वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन गया था? तो 6 में बना था और 5 में ने मतलब 6वें में ने वो बनाया था, गठबंधन किया था और 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त था। इसमें संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास और मुंबई थे। 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास और मुंबई। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो इनको सिंध में, पंजाब में और बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पंजाब, सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। जब ये गठित की गई थी मंत्रिमंडल तो कितने महीने चला था? 28 महीने ही ये शासन चला था। अपनी किस कारणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 की। इसमें भू स्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी समिति 1937 में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बनाया गया था? गोविंद वल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत के प्रीमियर बनाए गए थे 1937 में गोविंद वल्लभ पंत। वह कौन सा प्रांत है जहां पर 1937 में आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो मुंबई, असम और पश्चिम उत्तर प्रांत। तो 1900 में पंजाब में भी नहीं मिला था, बंगाल में भी नहीं मिला था और सिंध में भी नहीं मिला था। और मुंबई में, असम और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफी अहमद किदवई को। 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया है मोहम्मद यूनुस ने। 1937 में चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला बनी थी मंत्री? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। स्थानीय स्वास्थ्य शासन एवं स्वास्थ्य मंत्री थी। 1937 में संयुक्त प्रांत में महिला मंत्री बनी है, भारतीय महिला थी, इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित और ये स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य मंत्री थी। जापानी वस्तुओं के इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था जिसमें भारतीयों से अपील की गई थी? 1937 में जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। जापानी वस्तुओं के इस्तेमाल को छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था जिसमें भारतीयों से अपील की गई थी? 1937 में जापान द्वारा चीन पर हमला के विरोध में। कांग्रेस प्रसारित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट थी पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 को आई थी। 1937 में चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश द्वारा भारत को सम्मिलित किए जाने के विरोध में। 1937 में चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को सम्मिलित किए जाने के विरोध में। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा ब्रिटिश मंडल त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? तो इन्होंने मनाया था मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र स्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मनाया था डिलिबरेशन डे, मुक्ति दिवस। कांग्रेस लीग
की त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1937 से 1939 के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। मद्रास में कौन थे कांग्रेस के प्रतिनिधि? सी राजगोपालाचारी। हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। हरिपुरा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह किस राज्य में स्थित था? तो गुजरात में स्थित था। हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था 1938 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। और यह किस राज्य में है? हरिपुरा गुजरात में स्थित है। किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसमें रियासतों के जन आंदोलन का समर्थन का। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करने के लिए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय आयोजन समिति के गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, इसका गठन किसने किया था 1938 में? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्ष थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे? 1939 में ये हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। जब ये चुने गए थे, त्रिपुरी है कहाँ? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है त्रिपुरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा था? तो इनका नाम है शरद चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन को अंग्रेजी में पढ़ा था शरद चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र त्रिपुरी संकट के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुना गया था? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया त्रिपुरी संकट में, तो कौन अध्यक्ष बना था? राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथ की जो समस्त झगड़े हैं वह क्यों केंद्रित थे, किस पर केंद्रित थे? तो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पर केंद्रित थे। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को इसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसे भारतीयों को उस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आती है फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। त्रिपुरी संकट के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, फिर बनाया है ने फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 को की थी। 3 मई 1939 को हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़ गए थे? और INA
आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो ये इनका नाम है शीलभद्र याजी। ये सुभाष चंद्र बोस के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक में जुड़े थे। उसके बाद शीलभद्र याजी INA इंडियन नेशनल आर्मी के भी सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट आती हैं देश रियासतें। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1917 से 1918 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इनका नाम है चार्ल्स मैटकॉफ। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1917-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने। तो भैया राजपूताना से कहा कि तुम चलो चलो साफ कर दो, 1917 में चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा कहा गया था। त्रिपुरी की देशी रियासत स्वतंत्र आंदोलन में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्यों शामिल हो गई थी? क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की है? नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय रियासत समिति बटलर समिति का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। बटलर समिति भारतीय रियासत समिति का गठन किया गया है 1927 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और विदेशी जो देशी राज्य हैं उनके मध्य संबंध को सुधार करने के लिए 1927 में जब बटलर कमेटी गठित की, उसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 7 दिसंबर 1927 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का गठन हुआ था 7 दिसंबर 1927 को। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे कौन थे? तो CP रामास्वामी अय्यर। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान में स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वो थे CP रामास्वामी अय्यर। 1939 में भारतीय प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? उदयपुर में किया था 1945 में। छठा हुआ था 1939 में लुधियाना में। अखिल भारतीय देसी रियासत प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उदयपुर में आयोजित किया गया था 1945 में। और छठवां हुआ था 1939 में लुधियाना में। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था। तो भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय हुआ है आधिकारिक रूप से 1947 में। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो विलयीकरण किया गया है राज्यों का किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में? सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। तो भारतवर्ष में विभाजन के समय अखिल भारत के किस प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने रखी थी। पंजाब ने रखी थी। देशी रियासतों में से कौन सा राज्य यथावत समझौते का पक्षधर था? तो ये हैदराबाद है। जो स्टिल यथावत समझौते के पक्ष में था हैदराबाद। रियासत विभाग और राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग और राज्य विभाग की स्थापना की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। राज्य विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। सबके विलय हो गए थे, ये बात बचे थे लड़ने के लिए या सोचने के लिए।
जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है 26 अक्टूबर 1947। जूनागढ़ के दीवान जिन्हें बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालते हुए भारत सरकार को आमंत्रित किया पड़ा, तो ये हैं शाह नवाज भुट्टो। 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था, दीवान का नाम है शाहनवाज भुट्टो। 8 नवंबर 1947 को बुलाया था। 1946 से 1947 के दौरान हैदराबाद के निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली थे। असफजाह 1946 से 1947 में हैदराबाद के निजाम थे मीर उस्मान अली असफजाह। हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 29 नवंबर 1947 को मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। हैदराबाद के यथावत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 29 नवंबर 1947 को मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन ने। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन बना था? मैसूर में। सत्ता हस्तांतरण के समय राज्य के कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन बना था मैसूर। स्वतंत्रता पश्चात पीवी पर्स किससे संबंधित था? तो ये था पूर्वी राजाओं से। स्वतंत्रता पश्चात पीवी पर्स का संबंध था पूर्वी राजाओं से। किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाली पीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? इंदिरा गांधी ने। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा राज परिवारों को प्राप्त होने वाली पीवी पर्स को समाप्त किया था इंदिरा गांधी के द्वारा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 7 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति रही थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की नीति रही थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर यह ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित किया था? तो लॉर्ड लिलिथवो ने। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त कर दिया था लॉर्ड लिलिथवो ने। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र क्यों दिए थे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को सम्मिलित किए जाने के विरोध में त्यागपत्र दिया गया था। महात्मा गांधी ने माना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आवश्यक किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का। यदि हम द्वितीय गुल्म सम्मेलन में भागीदारी लेंगे तो इससे उल्लंघन होगा अहिंसा का, महात्मा गांधी ने कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। 1940 से 1945 तक रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 तक रहे। किसने अंग्रेजों से एशिया छुड़ाने को कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों से एशिया छुड़ाओ। द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ है 1945 को। अब आती है पाकिस्तान की मांग। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।